हेलो माय डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया कि आज की क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के 10 क्वेश्चंस हम कराएंगे। क्या सिर्फ 10 क्वेश्चन? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस बच्चे ने ये 10 क्वेश्चन कर लिए ना, उसके बोर्ड में 6 नंबर पक्के। और अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो आप हमारा नाम बदल देना, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, आओ हमारे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर एंड विद डिजिट 0 होता है तो उसके अंदर 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होते हैं। देखो 2 और 5 होगा तभी तो मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, 6 रेज़ टू द पावर n। अब 6 के प्राइम फैक्टर देखते हैं, क्या होता है? 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। क्या इसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर हैं? सर नहीं है। कौन सा फैक्टर मिसिंग है? 5। मैंने आपको बताया 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए। सो इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। क्यों? क्योंकि अगर एंड विद डिजिट 0 है तो इस नंबर के 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस ऐसे ही सिमिलर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 रेज़ टू द पावर n, 12 रेज़ टू द पावर n। देखो 4 के क्या है? 2 इंटू 2। इसका क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 5 फैक्टर मिसिंग है। सो दीज ऑल कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। आपको लग रहा है सर ये सरल सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड का पेपर भी जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। किसी भी चैप्टर से इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है। हमें जो लग रहा है, हमारी एक्सपर्ट टीम जो पिछले 25 साल से पढ़ा रही है, उन्हें लग रहा है कि इस साल इस चैप्टर के ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें ऐसा लगता है इसी में से क्वेश्चन आएगा। देख लेना। आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। दो नंबर का HCF दे रखा है और इसका LCM बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक NCERT में फॉर्मूला भी दे रखा है, और नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर दो नंबर है, इनका HCF निकाला और इनका LCM निकाला, मैं आपको बता दूं, फॉर 2 नंबर्स HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF क्या है इनका? 9। LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 इंटू 657। अब मेरे प्यारे बच्चों, HCF दे रखा है, LCM कैसे आएगा? इसको 9 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं। देखो, अब मैं बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है जो बच्चा क्लास 10th में है वो इसे सॉल्व तो कर ही लेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? LCM। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा याद रखना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड ओनली फॉर 2 नंबर्स। आगे देखते हैं बच्चे। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करके 1.1 पहले चैप्टर की ही एक थ्योरम है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बस इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और मेरी बात सुनो दोबारा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आप देखो बच्चों, सबसे पहले 2 क्वेश्चन है।
एक ये क्वेश्चन है, इसको हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मेरे प्यारे बच्चों 13 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, 13 78। बच्चों इसका प्राइम फैक्टर हम कर ही सकते हैं। आप इसके बेसिकली आप फैक्टराइज इसको 78 के फैक्टर निकाल लेते हैं। चलो एक बार निकालते हैं। अब देखो ये प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया हमने इसे, तो अब वो थ्योरम हम नीचे लिखेंगे। बच्चों आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल सेकंड हियर, ठीक है। मेरा सिर्फ एम ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ठीक है। लिखना तो आपको ही होगा, यहां नीचे लिखोगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो अबव नंबर we express in the product of prime, so this is composite number। मेरे प्यारे बच्चों एक बार दूसरा भी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। मेरे प्यारे बच्चों प्लस है तो 5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब सिमिलरली देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको क्या करो मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई फिर प्लस 1 करो, देखते हैं क्या आता है। देखो बच्चों 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 6 144। देखो आप इंटू 7 1008। अब मेरे प्यारे बच्चों प्लस 1 1009। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो अगर होता है तो, नहीं तो 5 इंटू जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे। और मेरे प्यारे बच्चों जरूरी, क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आया तब तो कोई मैटर ही नहीं करता आपने कैसे उसे प्रेजेंट किया है, पर सब्जेक्टिव जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको नीचे थ्योरम लिखनी ही पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये पूरी थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी। देखो हमारा एम क्या था, लॉजिक समझो। हमने क्वेश्चन लिया, सबसे पहले इसे सॉल्व किया, क्योंकि यहां प्लस का साइन है तो हमें मल्टीप्लाई 13 कॉमन लिया, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में चेंज करना है तो प्लस तो आ नहीं सकता, प्रोडक्ट में चेंज करना है। फिर उसके बाद हमने थ्योरम लिखा। आई होप हर बच्चे की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15। देखो बच्चों अब ये पहले चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा, ये उसी के ऊपर है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक नंबर है लेट अस सपोज 12 और एक है 18। देखो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या है? सर इन दोनों नंबर का एचसीएफ है 3। देखो नो 6। इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है बच्चों? 6।
और इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या है? 36। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब मेरी बात समझो, एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आपको एक पता होना चाहिए, क्या इसका मीनिंग क्या है। वैसे तो जूनियर क्लास में हम बड़े ही एचसीएफ और एलसीएम पढ़ के हैं, ठीक है, हमने क्लास 5, 6, 7, 8 हमें सब टीचर ने पढ़ाया है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी है, सारे बच्चे ऐसे नहीं है जिन्होंने स्टार्टिंग से ही ढंग से पढ़ा है। हमारी यहां एम ये है हर बच्चे के नंबर आए। तो आप पहले मेरी बात गौर से सुने। एचसीएफ एक वो नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, इन दोनों का फैक्टर। देखो 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 18 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 6 क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है? 12/6 2, 18/6 3। अच्छा, अब एलसीएम क्या है? एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 36 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो, एचसीएफ जो डिवाइड कर दे और एलसीएम जो डिवाइड हो जाए। अब एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है, फर्स्ट एचसीएफ डिवाइड करेगा, एलसीएम डिवाइड होगा। दूसरी चीज सेकंड, देखो बच्चों, जो एचसीएफ है ना, वो दोनों नंबर में हमेशा याद रखना बड़े नंबर से छोटा होगा, ज्यादा से ज्यादा छोटे वाले के बराबर आ जाएगा। जैसे सर 6 और 12, इसका एचसीएफ 6 है, तो 6 और 12 का एचसीएफ 6 है, तो 6 इन दोनों नंबर से छोटा है या फिर छोटे वाले के देखो बराबर है, या एचसीएफ दोनों नंबर से छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा छोटे वाले के बराबर होगा, पर बड़े वाले से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, एचसीएफ दोनों नंबर से छोटा होगा या छोटे वाले के बराबर होगा। एलसीएम दोनों नंबर से क्या होगा बच्चों? बड़ा या बड़े वाले के बराबर। बस अगर ये दो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम की जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है, अभी 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम हम यहां भी करेंगे, उस सारा का सारा डर आपका अभी निकल जाएगा। एचसीएफ पहली चीज क्या? एचसीएफ दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा और एलसीएम दोनों से डिवाइड हो जाएगा, और एचसीएफ दोनों नंबर से छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा छोटे वाले के, जैसे ये केस बताया था, इसका एचसीएफ छोटे वाले के बराबर होगा, और एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा होगा या बड़े वाले के बराबर होगा। अब देखो क्वेश्चंस को, इतनी थ्योरी एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम के लिए मोर देन इनफ है। अब यहां देखते हैं, देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब क्या है सर? क्वेश्चन तो ये किसका है सर? एचसीएफ का है। एक ऐसा नंबर जो दोनों को, 3 नंबर है, तीनों को डिवाइड कर दे, तो जो इन तीनों को डिवाइड करे तो वो छोटा होगा, तो वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, डन हो गया। इसका एचसीएफ निकालेंगे। नो रुको, वो कह रहा है लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक नंबर जो 398 को डिवाइड करे और 436 को डिवाइड करे और 542 को डिवाइड करे, और उस नंबर में यहां रिमाइंडर हो 7, मतलब वो इस नंबर को डिवाइड करे तो वो कंप्लीटली डिवाइड ना आए, क्या आए? 7 आए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से हम 7 माइनस कर दें, इसको वो कंप्लीटली डिवाइड करे। अब रेस्पेक्टिवली लिखा है तो मतलब इसमें से क्या रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 11। तो मतलब 436 को अगर वो डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 436 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आना चाहिए 11।
तो रिमाइंडर जो 11 आना चाहिए, अगर रिमाइंडर माइनस कर दिया तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करें। इसको क्या करें बच्चों? कंप्लीटली डिवाइड। अब 542 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 15, तो ये भी सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 527। अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझो। एक कह रहा है, ये देखो पहला, इसमें दो चीजें हैं, दैट विल डिवाइड, इन तीनों को डिवाइड करे। मैंने अभी बताया था एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम को सोचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे तो वो एचसीएफ है, खत्म। और इससे रिमाइंडर दे 7, इससे रिमाइंडर दे 11, इससे रिमाइंडर दे 15, 15। अब भाई इसको डिवाइड करके 7 रिमाइंडर दे तो 7 माइनस पहले ही कर दो, तो मतलब इसे कंप्लीटली डिवाइड करे, इसे कंप्लीटली डिवाइड करे और इसे कंप्लीटली डिवाइड करे, तो इसका मतलब इन तीनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। देखो बच्चों एक बारी, अब इन तीनों का एचसीएफ मुझे लगता है आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पर फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है मैं हेल्प करता हूं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका देखो, आपको टाइम डिवोट करना, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। हम टीचर्स हैं, हमने ये क्वेश्चन एक आध बार कर भी रखे हैं तो हमें क्लिक कर जाता है, पर आपको एग्जाम के लिए एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस करके जाना है। देखो ठीक है बच्चों, 17 इंटू दिस, 17 इंटू 5 इंटू 5, 17 इंटू 5 इंटू 7, आंसर इज, ये तो याद ही था, ये मैंने अभी करके देखा, 17 इज द आंसर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशंस, ठीक है, हमारे लिए फिर भी आसान है क्योंकि हम रोज ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको करनी पड़ेंगी, पता लगे लॉजिक पता है। और एंड में हमने प्रैक्टिस नहीं करी है। कई बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं, लॉजिक समझ में आया टिक कर देते हैं और अंत तक आंसर या एंड तक आंसर पूरा सॉल्व नहीं करते। क्यों बच्चों? पता लगे एक बच्चे ने लॉजिक सोच लिया, यहां तक पहुंच गया और कैलकुलेशन ही नहीं पता है तो टाइम लगा दिया। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चे, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Priya takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravish take 12 minutes. Suppose they both start at same point. देखो बच्चों, ये क्लास 10th NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। अब देखो बच्चों, प्रिया को उसको पूरा राउंड काटने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवीश को 12 मिनट्स लगते हैं। अब देखो बच्चों, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करा। अब प्रिया ने इस राउंड को 18 मिनट में कवर करा और रवीश ने 12 मिनट में। अब आप सोचो एक बात, अब वो दोबारा कब इस पॉइंट पे मिलेंगे? दोबारा कब इस पॉइंट पे मिलेंगे? देखो, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब रवीश 12 मिनट बाद यहां पे होगा, जब रवीश 12 मिनट बाद यहां पे दोबारा आएगा, तब प्रिया कहां होगी? सर प्रिया तो थोड़ा स्लो चल रही है, तो प्रिया पीछे होगी। आप सोचो ना, रवीश ने पहला राउंड, मान लो रवीश चल रहा है, यहां से चला, रवीश ने पहला राउंड 12 मिनट में वो यहां गया।
और प्रिया पीछे है। अब प्रिया 18 मिनट बाद आई, रवीश आगे होगा। तो सर ये 18 मिनट और 12 मिनट के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि सोचो 12 आफ्टर 12 मिनट्स रवीश कहां होगा? सर वो एक पूरा चक्कर लगा चुका होगा, देखो। और प्रिया को 18 मिनट बाद जब प्रिया स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी तो रवीश आगे जा चुका होगा। तो आंसर 12 और 18 से बड़ा ही आएगा। सर अभी आपने बताया था, मैंने सेकंड चीज बताई थी, एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम सोचने का तरीका। अगर आंसर दोनों नंबर से बड़ा होगा तो हमें एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम है 36। आंसर भी यही होगा 36 मिनट। देखो बच्चे, आफ्टर 36 मिनट तो रवीश 12 मिनट में एक राउंड काट रहा है, तो रवीश 3 राउंड काट चुका होगा या नहीं? देखो 12 एक 24 36 3 राउंड, और प्रिया 18 और 18 2 राउंड, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ना। से यस और नो? यस। अब आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चे, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आप देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस बार, तो आप गौर से इन क्वेश्चंस को देखो। हमने वर्ड प्रॉब्लम के वो क्वेश्चन निकाल लिए हैं जो हमें लगता है इस बार आ सकते हैं। देखो बच्चे, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step together and their step measure 40, 42 and 45। देखो बेटा, पहला पर्सन है, लेट अस सपोज ये उनके स्टेप है, जैसे होता ना हम चलते हैं, है ना। तो पहले के है 40 सेंटीमीटर, दूसरे के है 42 सेंटीमीटर, तीसरे के है 45 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, वो कितना चले, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। मतलब कंप्लीट स्टेप हो, मतलब अगर 40-40 करके हो, ऐसा ना हो आखिरी में 20 सेंटीमीटर जगह बची हो, पूरे कंप्लीट स्टेप हो जाए। तो इसका मतलब एक ऐसा डिस्टेंस हमें निकालना है। अब मेरी बात समझो, मैंने बताई थी ना 2 तरीके वर्ड प्रॉब्लम सोचने के। पहला तरीका क्या है? जो इन तीनों को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम, और या ये तरीका जो इन तीनों से बड़ा आंसर लाना है तो वो एलसीएम। अब देखो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सोचो जरा कि क्या अगर वो आंसर 45 सेंटीमीटर है, देखो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, 45 सेंटीमीटर है, वो चला, तो क्या 40 सेंटीमीटर के कितने स्टेप होंगे? सर एक ही होगा और 5 सेंटीमीटर बच जाएगा, तो कंप्लीट स्टेप तो नहीं होंगे। देखो वो क्या कह रहा है, कंप्लीट स्टेप, तो आंसर 45 सेंटीमीटर से बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट स्टेप करने उसे। तो आंसर इन तीनों से क्या आएगा? बड़ा। और बड़ा क्या होता है? सर बड़ा होता है एलसीएम। तो इसके लिए हमें 40, पहले 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और इन तीनों का जो एलसीएम निकालोगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। देखो आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल सेकंड इन माय क्लास, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि हमें अभी 15 दिन बचे हैं एग्जाम को, तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और कई बच्चों के तो कुछ चैप्टर रिवीजन छोड़ो भी पढ़ने भी बचे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन आप खुद सोच लें, खुद करें, क्योंकि 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 42 का 45 का बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, और इनका एलसीएम निकालना तो बहुत बहुत सालों से हम करते ही आ रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें एलसीएम ही क्यों निकालना है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी का स्टेप, जैसे ये स्टेप है, ये डिस्टेंस मैं चल रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस है मैंने जो चला,
ये मेजरमेंट है 40, दूसरे की है 42, तीसरे की है 45। वो कितना मिनिमम डिस्टेंस चले कि ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो और कवर हो जाए। ऐसा ना हो हमने 10 स्टेप ये चले और कुछ 40 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस बचे, हमारे कंप्लीट स्टेप। अब उसे करने के लिए हमें एक ऐसा डिस्टेंस चाहिए जो इन तीनों से ज्यादा हो, जो इसको भी कंप्लीट स्टेप में डिवाइड करे, इसको भी करे और इसको भी करे। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम क्या होता है, जो तीनों से कंप्लीट डिवाइड है। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का है, एचसीएफ एलसीएम की। देखो 3 सेट इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। बुक्स हैव बीन स्टैक्ड इन सच ए वे दैट द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज। मतलब इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश की ही होंगी। अगर इंग्लिश की बुक हमें लगानी है तो इंग्लिश की लगाएंगे, हिंदी की लगानी है तो हिंदी की लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता इंग्लिश और हिंदी की मर्ज करके रख दें। और अगर मैथमेटिक्स की लगानी है तो मैथमेटिक्स की लगाएंगे। और इंग्लिश की बुक कितनी है 96, हिंदी की 240 और मैथमेटिक्स की 336। सारी बुक की थिकनेस सेम है, तो इसका मतलब अगर यहां 10 बुक आई तो इधर 10 रखी तो हाइट सभी की थिकनेस सेम है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये इस बार के बोर्ड के पेपर में आ भी सकता है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, वो क्या कह रहा है। इंग्लिश की बुक्स हैं 96, हिंदी की बुक्स हैं 240 और मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स हैं 336। अब इंग्लिश की जो 96 बुक्स हैं, अब 96 बुक्स को उसने लाइन वाइज लिखना है और हाइट सबकी क्या रहे, सेम रहे। ऐसे ही हिंदी की बुक्स, ऐसे ही मैथमेटिक्स की बुक्स। तो अब सोचो वो पूछ क्या रहा है आपसे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो कितनी इंग्लिश की लाइनें बनेंगी, कितनी हिंदी की बनेंगी, कितनी मैथमेटिक्स की बनेंगी, उनका टोटल नंबर पूछ रहा है। अब एक लाइन में कितनी बुक्स आएंगी बेटा, सोचो जरा, एक लाइन में कितनी बुक्स आएंगी। 96 बुक्स हैं और हर लाइन में बराबर बुक्स आनी है, तो एक लाइन में उतनी बुक्स आएंगी जिससे 96 डिवाइड हो जाए। जैसे देखो बच्चों, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझना। अगर आपके पास 100 किताबें और आप हर एक में 10-10 बुक्स रख रहे हैं, 1 2 3 10, फिर 11 से 20, तो आपके पास 10 स्टैक्स होंगे। देखो आप 100 किताबें हैं, हर एक में 10 आएंगी बुक्स, तो कितने स्टैक्स होंगे 10। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 150 बुक्स हैं तो कितने होंगे 15, हर एक में 10-10 बुक्स आएंगी। अब सोचो 96 इंग्लिश की हैं, 240 हिंदी की हैं, 336 मैथ्स की हैं। हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जो 96 को कंप्लीट डिवाइड करे और 240 को भी करे और 336 को भी कंप्लीट डिवाइड करे। अब आप सोचो, ये तो क्लियर है ना कि जो नंबर आएगा, क्योंकि एक लाइन में सोचने का एक और तरीका है, एक लाइन में कितनी किताबें आएंगी और कितनी लाइंस बनेंगी, ऑब्वियस सी बात है नंबर 96 से लेस ही होगा, तो हमें एचसीएफ ही निकालना है। तो पहले इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। 96 कैन बी रिटन एज 32 2 raised to the power 5 into 3। देखो 240
2⁴ इंटू 15, 3 इंटू 5, ऐसा ही है ना। देखो 16 इंटू 15 क्या हुआ? हम्म 336। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2⁴ 16, 48 इंटू 7। आई होप हर बच्चे की समझ में आ रहा है। देखो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर ही सकते हो। देखो ऐसे 242 215 1 2 3 4 2⁴ 15 3 इंटू 5। मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपने प्रैक्टिस करना ही है। कहीं ऐसा ना हो कई बच्चे लॉजिक ठीक कर दें और यहां पे एंड में जाके कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें। तो मैं तो अपने दिमाग में कर ही रहा हूं, आपने पूरा पूरा का पूरा रफ नीचे यहां लाइन खींच के रफ में लिख के पूरा एक एक स्टेप करना है। अब देखो इसका एचसीएफ हमें दिख रहा है 2⁴ कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है। 48 इज दी एचसीएफ। अब मेरे प्यारे बच्चों 48 एचसीएफ है। अब सुनो 48 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा। तो इंग्लिश की कितने स्टैक्स होंगे? 96 डिवाइड बाय 48। इंग्लिश के कितने होंगे? 2। हिंदी के 240 डिवाइड बाय 48 5। आप गौर से देखो। अब देखो बच्चों मैथमेटिक्स के कितने होंगे? 336 बुक डिवाइड बाय 48 7। तो बच्चों इंग्लिश के 2, हिंदी के 5, मैथ्स के 7, तो हमारे 14 स्टैक्स होंगे। 14 लाइनें होंगी जिसमें 2 लाइनों में किसके होंगी? इंग्लिश की किताबें होंगी और मेरे प्यारे बच्चों 5 लाइनों में हिंदी की किताबें होंगी और 7 लाइनों में मैथमेटिक्स की किताबें होंगी। आप क्वेश्चन को दोबारा समझें। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास इंग्लिश की इतनी किताबें हैं, हिंदी की इतनी है और मैथ्स की 336 बुक्स हैं। हमें इन्हें लाइनों में लगाना है और हर एक में बराबर लाइनें लगे, मतलब इंग्लिश की बराबर लाइनें हो, हिंदी की और मैथमेटिक्स की। तो इसका मतलब बराबर लाइनें हो तो इंग्लिश की बुक्स को डिवाइड करना। जब डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड करे बराबर में, ठीक है, तीनों को डिवाइड करे। पहले तो ये क्वेश्चन तीनों को डिवाइड करे। तो एचसीएफ, अब एचसीएफ निकाला 48। तो इंग्लिश की कितनी लाइनें होंगी? 96 डिवाइड बाय 48 2। हिंदी की कितनी होंगी? 5 और मैथमेटिक्स की कितनी होंगी? 7। आई होप हर बच्चे की क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट है? 60। इंग्लिश के कितने हैं? 84 और मैथमेटिक्स के कितने हैं? 108। अब इतने पार्टिसिपेंट हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सिटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी इससे पहले किया है, लॉजिक बिल्कुल सेम है। उसमें क्या था? एक लाइन में कितनी सिर्फ इंग्लिश की किताबें आए और ऐसी कितनी लाइन बनेंगी? ऐसे ही देखो हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट है और सबको एक रूम अलॉट है कि भाई इंग्लिश के इकट्ठे बैठेंगे तो कितने बैठेंगे। ऐसा ना हो हिंदी वाले इंग्लिश के साथ बैठ गए तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ रूम्स जो है, देखो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो जो नंबर ऑफ रूम्स है वो इनसे कम होंगे। ये तो नहीं होगा ना नंबर ऑफ रूम्स 61 है, आप समझो, नंबर ऑफ रूम्स तो इनसे कम होंगे। एक सोचने का ये भी तरीका है, ठीक है। या तो सर एक काम करो, जब हमें पता है नंबर इससे कम आएगा तो हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ।
पहले एचसीएफ निकालते हैं। हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट है? 60 का एचसीएफ हमें पता है। आप बिल्कुल सरलता से निकालना, आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इंग्लिश 84, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मैथमेटिक्स 108, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो बेटा एचसीएफ क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 एचसीएफ आ रहा है। 12 क्या आ रहा है? एचसीएफ। अब देखो 12 एक ऐसा नंबर है, 12 जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब एक कमरे में अगर 12 लोग इन हिंदी के इकट्ठे बैठे तो हिंदी के लिए कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है 60/12, 5 रूम्स। इधर कितने होंगे? सर 84/12, 7 रूम्स। और इधर कितने होंगे? सर 108/12, 9 रूम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रूम क्या होंगे? 5 + 7, 12 + 9, 21 रूम्स। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था बच्चों, देखो वहां भी यही था, इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, मैथमेटिक्स की बुक, उसने रूम को स्टैक्स का नाम दे दिया। ठीक है, एक लाइन में कितनी हिंदी की बुक आएंगी, कितनी इंग्लिश की, और बराबर बुक आनी चाहिए। तो देखो यहां भी सेम हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली तो मुझे लगता है कि बोर्ड में तुम्हें इससे फालतू जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करो। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, √5 को इरेशनल प्रूव करना है। पहले तो मैं इरेशनल नंबर बताता हूं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, जैसे ये टर्मिनेट हो गया, या नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, देखो रिपीट हो रहा है, बार लगा है, रिपीट हो रहा है, ये भी रैशनल होता है, ये भी रैशनल होता है। इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, लेट अस सपोज 1.101, 001, 0001, एक पैटर्न बना दिया मैंने। देखो बच्चों, ये एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा, यहां टर्मिनेट हो रहा, खत्म हो रहा, इसके बाद कुछ नहीं है, और रिपीटिंग नहीं है, एक 0 है, फिर 2, फिर 3, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये नंबर्स होते हैं इरेशनल। ये क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर। कोई बच्चा भूल गया हो तो मैंने याद दिला दिया। अब देखो, √5 को इरेशनल प्रूव करना है, स्क्वायर रूट निकालना आपको क्लास 8 में कराई दिया होगा आपके टीचर ने। हम कर देते 3 डेसिमल तक, कहीं तक निकाल लो। एक तरीका तो ये है सर, ये प्रूव करो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, पर नहीं, क्लास 10th में हम इसे कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? इसका मतलब है कि √5 हमें प्रूव तो करना है इरेशनल, हम लेट कर लेंगे दिस इज रैशनल। देखो बच्चों, लेट, हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का मतलब है इरेशनल प्रूव करना है, हम मानेंगे ये रैशनल है। लेट √5 भी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब √5 को हमने क्या करा है? लेट √5 बी रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर इसे लेट कर लिया। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P इक्वल टू √5Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, P²
इक्वल टू 5q²। देखो बच्चों, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आप सबको पता होनी चाहिए। अगर एक नंबर इफ ए डिवाइड p², अगर a p² को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी डिवाइड करेगा। जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ऐसे ही बच्चों 1.2 थ्योरम है, आप बुक में पढ़ें, अदरवाइज इसको एज ए एग्जूम भी याद कर ले। अगर एक नंबर p² को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 5p² को डिवाइड कर रहा है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। इट मींस p विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 5। अब p विल बी मल्टीपल ऑफ 5, इट मींस p को, बेटा 5 का मल्टीपल क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15। तो उसे हम क्या एज्यूम करेंगे? 5 इंटू के या 5 इंटू एम, कोई भी नंबर ले लो, 5m। तो p को हम लेट कर सकते हैं, p मल्टीपल ऑफ 5 है, p इक्वल टू 5m। यहां p को डाल दो 5m, हमने डाला 5m, p को क्या डाला बच्चों? 5m, 5m² इक्वल टू 5q²। अब बच्चों 25m² इक्वल टू 5q², यह आ गया 5m²। अब बच्चों देखो गौर से, 5m² इक्वल टू q²। अब देखो, अब यहीं पे दोबारा देखो, अब यहां देखो p² इक्वल टू 5q² आया था, तो 5 इज अ मल्टीपल, p इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सिमिलरली बच्चों यहां देखो q² इक्वल टू 5m², so q will also be multiple of 5, so q will also be multiple of 5। अब देखो गौर से देखो, p अपॉन q एक रैशनल नंबर है तो इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, पर आप क्या निकाल रहे हो? p और q दोनों में कॉमन मल्टीपल 5। तो अगर p और q में कोई कॉमन मल्टीपल है तो भाई ये रैशनल तो नहीं हो सकता। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या एजम्पशन किया था? लेट √5 इज रैशनल नंबर। हमने ये एज्यूम करा था √5 क्या है? रैशनल नंबर। तो हमारी एजम्पशन गलत है, √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और रैशनल नहीं है तो वो क्या है? इरैशनल नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगले में हम क्या लेट कर रहे हैं? 3 + 2√5। let this is rational number equal to p by q, where q not equal to 0 and p and q both have common, not a common multiple। ठीक है, कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर है, हमने इसे रैशनल नंबर लेट किया है। अब बच्चों देखो √5 इक्वल टू p by q -3/2। हमें यह पता है डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ रैशनल इज रैशनल। अब बच्चों देखो ये रैशनल है क्योंकि ये रैशनल था, 3 तो रैशनल ही होता है, 2 भी रैशनल होता है। डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल, दिस इज रैशनल। एंड √5 अभी हमने देखा है ये इरैशनल है, तो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल नंबर, और हमने क्या लिया है? दिस इज इक्वल टू रैशनल, तो हमने तो उल्टा ही प्रूव कर दिया। तो ये अगर रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल है तो हमने जो लेट करा है, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये गलत है, ये हमें नीचे लिखना पड़ेगा। एज रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल, सो आर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, इट कैन नेवर बी अ रैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। बच्चों सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है इससे डिफिकल्ट इरेशनल प्रूव करना आ नहीं सकता। देखो ये है √2 प्लस √5, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इसको भी उसी मेथड से करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, लेट इट इक्वल टू p/q, रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे इसमें ना एक छोटी सी गलती करते हैं। जैसे मैं पहली बार क्लास में देता हूं तो मैं पूछता हूं √2 और √5 प्लस √5, इससे इरेशनल प्रूफ करो। कई बच्चे क्या सिली मिस्टेक करते हैं, सर √2 को अलग कर देते हैं, जैसा अभी बताया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, √5 को अलग कर देते हैं और सम ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल ऐसे लिख देते हैं, 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये थ्योरम ही गलत है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल, जैसे 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। अब ये दोनों नंबर क्या है सर, ये दोनों नंबर इरेशनल है और इनका सम क्या है, देखो 4 इरेशनल है, तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल। तो आप ये तो लिख ही नहीं सकते कभी भी कि √2 को अलग प्रूव करो, √5 को अलग प्रूव करो और ये लिख दो सम ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल। मैंने अभी प्रूव कर दिया कि सम ऑफ टू इरेशनल कैन बी रैशनल, तो ये तो खराबी है। हम क्या करेंगे, अब देखो इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 प्लस √5 होल स्क्वायर p/q होल स्क्वायर। अब बच्चों a² प्लस b² प्लस 2ab, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस √5 का स्क्वायर 5, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2√10 इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। √10 इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर माइनस 7/2। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल इज रैशनल, so this is rational and √10 is irrational, so irrational cannot be equal to rational, तो irrational cannot be equal to irrational, तो rational irrational कभी सेम नहीं हो सकते, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत है। √2 प्लस √5 क्या है, हमेशा एक irrational नंबर है। देखो बच्चों सारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, पता ही नहीं लगा टाइम का। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप समझे मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, 25 साल हो गए मुझे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में। बच्चों को, कितने बच्चों को हमने 100 में से 100 नंबर दिला दिए। आई कैन गारंटी यू, जो बच्चे या जिनके रिलेटिव या जिनका बच्चा या कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है तो वो गौर से सुने, मैं गारंटी ले रहा हूं, आई गारंटी इट, कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे सिर्फ 15-20 दिन, तो आप सबके 95 अबाव मैथ्स में दिलाने की जिम्मेवारी मेरी, अमित सर की। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और देखना, हमें मोटिवेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।